जी, ये तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का जो है, और जिस तरह की बातें सुनाई देती हैं, पढ़ने में आती हैं न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, मैल प्रैक्टिस तो होती है। हमारे प्रोफ़ेशन में भी कुछ लोग हैं जो लालच में आ जाते हैं, मनी के लिए काम करते हैं, मैं ऐसा डिनाई नहीं करता। अब अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा यंगेस्ट हार्ट अटैक का पेशेंट 17 साल का लड़का है। 17 साल? जी, मुझे लगता है कि मेरी कहानी नहीं है, सिर्फ़ सब बिज़ी डॉक्टर्स की है कि सबसे ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस लाइफ़ होती है। बच्चों को, अपनी वाइफ़ को, पेरेंट्स को उतना टाइम नहीं दे पाते जो आपको क्वालिटी टाइम देना चाहिए। डॉक्टर्स के बच्चे तो से हमारे प्रोफ़ेशन में भी कुछ लोग हैं, जो लालच में आ जाते हैं, मनी के लिए काम करते हैं, मैं ऐसा डिनाई नहीं करता। कुछ मेडिकल नाम आप बताना नहीं, चाहेंगे कुछ नाम तो हॉस्पिटल्स के? नहीं। किंग ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट आपको इस रूप में लोग जानते हैं, बट जितेन मक्कर जी अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? वेल, कार्डियोलॉजिस्ट तो मैं हूँ, बट किंग किसने बोला आपको? यू आर डूइंग किंग, अमेजिंग जॉब सर। मतलब बोलते हैं कि लोग अपॉइंटमेंट के लिए काफी रुकना पड़ता है, आपके हाँ बहुत वो चैलेंजेस ठीक है, आते हैं। वो किसी भी बिजी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट्स का इश्यू रहता है। कार्डियोलॉजिस्ट तो मैं हूँ। किंग तो क्या है, एक तो हम एक तरह की ये सर्विस इंडस्ट्री है, सेवा करने का काम है। तो मैं तो अपने आप को एक स्किल्ड लेबर ही मानता हूँ, वेर एवर जो भी स्टेज हमारी है, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, तो हम एक स्किल्ड लेबर हैं, वी आर बीइंग पेड फॉर दैट। वाह! तो एक ये तो काम है जो हम कर रहे हैं। आप और सर मतलब ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी डाउन टू अर्थ। आप यंग डॉक्टर्स को क्या बताना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। आपने सुना होगा काफी हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स जो है, बहुत डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये तो बड़ा सेंसिटिव मैटर है जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का जो है, और जिस तरह की बातें सुनाई देती हैं, पढ़ने में आती हैं न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, शायद उतना नहीं, पर मैल प्रैक्टिस तो होती है। मतलब हर तालाब में कुछ गंदी मछलियाँ आप समझते हो कि होती हैं, बिल्कुल। जो उस पूरे तालाब को गंदा करती है। तो इसी तरह से हमारे प्रोफेशन में भी कुछ लोग हैं जो लालच में आ जाते हैं, मनी के लिए काम करते हैं, मैं ऐसा डिनाई नहीं करता। हालांकि कई सर्वेज ने बोला है कि एग्जाम्पल? कुछ मेडिकल, नाम आप बताना नहीं चाहेंगे कुछ नाम तो हॉस्पिटल्स के, नहीं नहीं जिससे ऑडियंस समझे कि हमें नहीं कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बिकॉज मैं किसी को के लिए जजमेंट नहीं दे सकता। पर मैं राइट। एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसे लोग हैं हमारे प्रोफेशन में जो मे बी बिकॉज ऑफ एनी मोटिव, हो सकता है मनी हो, फेम हो, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर जाते होंगे, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द ऑनेस्ट प्रोफेशन है। डॉक्टर्स अपने काम को लेके सीरियस होते हैं, पेशेंट्स को लेके सीरियस होते हैं, ऐसी बात नहीं। यंग डॉक्टर्स का जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि हम पेशेंट को एक सब्जेक्ट की तरह, एक आइटम की तरह नहीं लें, क्योंकि वो एक ह्यूमन है। अगर हम आप कोई सॉफ्टवेयर का डील कर रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स को ठीक कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, कुछ भी रिजल्ट हो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। इट्स लॉस ऑफ मनी ओनली। पर जो ह्यूमन बॉडी को जो हम ट्रीट कर रहे हैं, तो वो एक सब्जेक्ट नहीं, वो एक सोल है। सोल है, तो इमोशन। उसको, हाँ, उसको हमें उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए कि वो एक लाइफ है, उसकी जिम्मेदारी की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए। उसको सिर्फ पैसे कमाने का जरिया हमें नहीं मानना चाहिए। और प्रैक्टिस में उतरने से पहले, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने 2003 में अपना डीएम कंप्लीट किया जयपुर से। उसके बाद मैं, जो उस वक्त कार्डियोलॉजी का सबसे बड़ा सेंटर स्कॉट्स दिल्ली, डॉक्टर त्रेहान की जो टीम थी, वहाँ मैं रहा पूरे 5 साल। फिर मैं वापस जयपुर में आके मैंने प्रैक्टिस शुरू की, जो मुझे कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं इंडिपेंडेंटली पेशेंट को हैंडल कर सकता हूँ, लाइफ बचा सकता हूँ। तो यंग यंग कार्डियोलॉजिस्ट या जो भी प्रोफेशन के डॉक्टर हैं, मेरा क्लियर मैसेज ये है कि पूरी तरह से प्रैक्टिस में उतरने के लिए डिग्री काफ़ी नहीं है, आपको एक्सपीरियंस पहले पूरा गेन करना चाहिए। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें जहाँ अच्छा वॉल्यूम हो, अच्छे सीनियर डॉक्टर जो हैं उनको ज्वाइन करें, सीखें। बिल्कुल। जैसे एक कहावत है हमारे उसमें कि कोई सर्जरी करनी है तो सबसे पहले ये सीखा जाता है कि कैसे करनी है, फिर ये सीखा जाता है कि कब करनी है, फिर ये समझ में आता है कब नहीं करनी है। दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, तो आपको एक एक्सपीरियंस के बाद ही ये समझ में आएगा कि ये सर्जरी मुझे यहाँ नहीं करनी चाहिए, ये पेशेंट के लिए फ्रूटफुल नहीं होगी या हार्मफुल हो सकती है।
एथिक्स की बात करें तो फर्स्ट रूल है नो हार्म, मतलब आप किसी पेशेंट का फायदा कर पाओ नहीं कर पाओ, हार्म नहीं करना है। बहुत अच्छी सेफ्टी, बात बोली है सर आज सेफ्टी आपने। इज द प्रायोरिटी। सेफ्टी इज द प्रायोरिटी। हाँ, मैं अगर ओटी से बाहर आके पेशेंट को बोलता हूँ कि ऑपरेशन नहीं हो पाया, विल फाइंड सम अदर वे, बट पेशेंट आपका ठीक है, दैट इज जस्टिफाइड। मैं बोलूँ कि ऑपरेशन तो कर दिया था लेकिन पेशेंट आपका नहीं बचा, तो आप समझिए कितना फर्क है कितना इसमें। फर्क है। लाइफ इज इम्पोर्टेंट, अगर आप नहीं कर पाए कोई और कर देगा। एक ऑपरेशन आपने सोचा था नहीं हो पाएगा, उसके लिए कोई दवा भी होगी, कोई दूसरा रास्ता भी होगा, रिसर्च बहुत हो चुकी है। अभी 20 से 25 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं, और एकदम से हार्ट अटैक आ रहे हैं यंग जनरेशन में। आप सुन जी। रहे होंगे कि यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग स्टूडेंट्स को ये एज हार्ट अटैक की, क्या आपको लगता है क्या ऐसे सिम्टम्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजों का प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए? बिल्कुल, पहले तो अगर रीजंस की बात करें तो बिल्कुल ये बात एकदम सच है कि हार्ट अटैक होने वाली एज कम होती जा रही। जैसे हम लोग जब एमडी कर रहे थे या फिर डीएम कर रहे थे तो जनरली हमारे पास ओल्ड पेशेंट ही आते थे, ऑलमोस्ट ऑल 50+ तो होते ही थे, 60-70 होते थे ज़्यादा। अब ये है कि यंग से यंग पेशेंट, हर साल कोई ना कोई और यंग पेशेंट आ जाता है। अब अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा यंगेस्ट हार्ट अटैक का पेशेंट 17 साल का लड़का, 17 साल? कि एक यंग लड़का अहमदाबाद से छुट्टी मनाने आया हुआ था, यहाँ पार्टी वार्टी की, उसके बाद वो किसी हॉस्पिटल में गया, उसको समझ लिया कि पार्टी करी हुई है तो वोमिटिंग हो रही है, तो उसको भेज दिया। फिर वो हमारे हॉस्पिटल में आया तो इट वॉज ए हार्ट अटैक, और अनफॉर्चुनेटली वो लेट हो चुका था, जब तक तो हम उसको ओ, बचा भी नहीं पाए। उसके पेरेंट्स अगले दिन आए, वो जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। फिर ये 17 साल कैसे सर, वाला। मतलब 18 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, ये तो हाँ, तो बहुत ही। इसमें कुछ तो जेनेटिक रीजंस हैं, हम्म, हेरिडिटरी, जैसे फैमिली हिस्ट्री है। फिर ओके। उसके बाद लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए सर लाइफस्टाइल में? एक तो जो सिंपल, वो हर जगह पूरे सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे ज्ञान भरा पड़ा है, डेली एक्सरसाइज करनी है, वो करनी है, वो तो सब है ही। मतलब खाना हमें पता होता है ना कि भाई हम्म, आपके सामने एक कचौरी पड़ी है, आपको पता है नहीं खाना, बट खाना ये है, अच्छी बट। नहीं, पर खाना है। तो हम्म, वो चीज़ें तो सबको पता है कि किस हम्म, चीज़ में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, क्या है। वो डेली एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, 45 मिनट्स 1 आवर करना ही चाहिए। पर मेजर बात वो है कि प्रिवेंशन जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि जल्दी पकड़ में कैसे आए, कैसे उसको हम अर्ली स्टेज में पकड़ें। कैसे पता जैसे चल सकता है सर? कैंसर है तो कैंसर भी अर्ली स्टेज में पकड़ में आए तो ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसे ही हार्ट डिजीज अर्ली स्टेज में पकड़ो तो दवाइयों से इलाज हो जाता है, एडवांस होता है तो फिर स्टेंट लगते हैं, ये बाईपास सर्जरी होती है। तो प्रिवेंशन के लिए ये है कि रेगुलर चेकअप्स जो है ओके। होने चाहिए। अब इतना जैसे 17-18 साल में तो देखो अनफॉर्चुनेटली होगा तो होगा, अब इतनी जल्दी तो यंग एज में सब टेस्ट नहीं करा सकते। पर अगर जो लोग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में, एथलेटिक्स में जा रहे हैं, उनका तो चेकअप होना ही चाहिए। ओके। यस। इंडस्ट्री में है। जो स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, कोई अगर डांस कोरियोग्राफर भी बन रहा है जिसको पता है कि मुझे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना पड़ेगा, या जिसको बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिम में इंटेंस इंटेंस एक्सरसाइज करनी है, उनका तो कोई भी एज हो, एक सिंपल ईसीजी एको, एक फिजिशियन थोड़ा हिस्ट्री ले ले कि भाई कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है ऐसी स्ट्रॉन्ग, तो उनका तो होना चाहिए। अदरवाइज 30 ईयर प्लस सबको अपना कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब ध्यान में रखना चाहिए, है या नहीं है, चेक मंथली करवाना। चेकअप्स करवाने चाहिए। मंथली तो नहीं, मतलब आप ईयरली भी कराएं अगर ईयरली एक तो भी बार। चलेगा। यस। ओके। ओके। और क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कैसे अपन पता लगा सकते हैं कि हमें कुछ हार्ट रिलेटेड इशू है, ऐसा कुछ होता है सर? या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो गई, या फिर हाँ बिल्कुल, जैसे सबसे कॉमन तो ये है चेस्ट पेन, चेस्ट पेन? है ना। तो चेस्ट पेन, अब सबको क्या लगता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में है हम्म। तो हमारा जो पेन होगा वो भी लेफ्ट साइड में होगा, पर ऐसा होता नहीं है। ओके। लेफ्ट साइड में जितने भी पेन होते हैं जनरली मस्कुलर होते हैं, वो हार्ट के नहीं होते। अच्छा। आपको भी सुन के मुझे भी हैरानी हैरानी, हो रही ऑफ होगी। कोर्स मुझे हाँ। यही लगता है हमेशा कि हाँ हार्ट में अगर पेन है तो वो लेफ्ट बिल्कुल, साइड ही होगा। लेफ्ट बट साइड वो में राइट होता है, राइट साइड होता है। नहीं, देन सेंट्रल होता है। सेंटर होता है। यहाँ पे ओके। जो ये सेंट्रल बोन है, इसके पीछे पेन होता है। ओके। ऊपर की तरफ, गले की तरफ या जबड़े की तरफ, जॉ की तरफ आ रहा है, या दोनों कंधों की तरफ जा रहा है, या लेफ्ट कंधे की तरफ जा रहा है, यहाँ हो रहा है। अगर फिर ऐसा कोई पेन हो कि भाई शूटिंग पेन, शार्प पेन, सुई जैसा, वो भी हार्ट का नहीं होता। हार्ट का पेन आप लोकलाइज नहीं कर सकते।
कोई पेशेंट अगर मुझे फिंगर से बताता है कि भाई ये यहाँ मेरे को पेन हो रहा है, तो वो हार्ट का नहीं होता है। ओके हार्ट का वो बोलेगा यहाँ हो रहा है, इस एरिया में हो रहा है, इस ओके, एरिया में हो रहा है। सेंटर पार्ट में होता सेंट्रल है। पार्ट में होता है, भारीपन जैसा होता है, जैसे किसी ने वजन रख दिया हो उस टाइप का पेन होता है, या गैस भर गई हो अंदर, बैलूनिंग जैसा फील होता है, ओके उस टाइप का पेन हार्ट का होता है। लेफ्ट साइड के पेन जनरली मुश्किल होते हैं। अगर चलने पे, वॉक करने पे पेन हो रहा है, स्टेयर केस चढ़ने पे पेन हो रहा है, तो वो हार्ट का सिम्टम हो सकता है। अनयूजुअल ब्रेथलेसनेस हो रही है कि पहले आपको, आप 4 मंजिल चढ़ जाते थे, आपको 1 मंजिल पे ही आपको होने लग गया, वो इसका लक्षण हो सकता है। अनयूजुअल स्वेटिंग हो रही है, जैसे पहले आराम से जो काम कर लेते थे उसमें पसीना आने लग गया, सांस फूलने लगी, तो वो भी हार्ट हार्ट की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ओके। 40 साल, सर मेडिसिन एक बोलते हैं ना डिसीजन होता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, बट 40 साल आपने इस इंडस्ट्री में दे दिए, इसका हमें कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे ऑफ कोर्स, फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाते होंगे आप, डॉक्टर्स की लाइफ बोलते हैं बहुत बिजी होती है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, डिसीजन की बात करें तो मैं ये बोलूँगा कि इट वाज ड्रीम ऑफ माय फादर। ओह उनका सपना था कि बेटे को डॉक्टर ही बनाना है, अच्छा, तो वो ओके, सपने में हम भी शामिल हो गए। अच्छा, और मैं बात कर रहा हूँ ये लेट 70s, लेट अर्ली 80s की, हम्म, तब इतना डॉक्टर इंजीनियर ये दो ही चीज़ें, यही अगर दो बच्चों से प्रोफेशन होते पूछो थे। कि क्या करना है आगे, तो बिल्कुल। डॉक्टर इंजीनियर, नहीं तो फिर वो कोई बिजनेस में चला जाएगा। और हम्म। कोरियोग्राफर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, ये चीज़ें तो अब आई हैं। राइट। अब डॉक्टर इंजीनियर में मुझे लगा कि डॉक्टर ही बनना ठीक है, तो हम्म। डिसीजन तो ऐसे हो गया। हम्म। पढ़ाई में ठीक थे तो हम्म। सिलेक्शन भी टाइम से हो आपने गया, एक बात तो बताई थी कि 6 क्लास में आपने एबीसीडी पढ़ी थी, तो हाँ रिसोर्सेज वो ना होते हुए भी आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, मिडिल हाँ क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, हाँ क्योंकि जी, डॉक्टर्स में बताया जाता है करोड़ों रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, क्या हाँ ये बट सच है? हाँ, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट ने बहुत सब्सिडाइज किया हुआ है। हमारे टाइम पे तो साल भर की फीस 1000-1200 रुपये सीरियसली? होती होगी मेडिकल कॉलेज की, तो वो तो मतलब वो भी बड़ा रकम किसी के लिए उस समय हो सकती थी। पर जो, हाँ ये बात ठीक है कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ मैं। उसमें जो पहला स्कूल था मेरा, वो पूरा हिंदी स्कूल था, वहाँ 5वीं तक पढ़ाई करी। ओके। फिर 6 क्लास में तो मैंने प्राइवेट स्कूल में डाला पापा ने, तो वहाँ से फिर ये थोड़ा इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, ग्रामर पढ़ना शुरू किया। और इंग्लिश बोलना अगर बोलें तो वो तो मेडिकल कॉलेज में आने के बाद एक दो फॉरेन स्टूडेंट्स थे, तो एक मेरा फ्रेंड था वो कुवैत से था, बट वो बाहर ही रहा हुआ था और इंडिया हमारे साथ एमबीबीएस कर रहा था, वो मेरा फ्रेंड बना, वो दिवाली पे ओके, तो उनसे इंग्लिश में ही बात होती थी, तो बेसिकली तो वहीं इंग्लिश बोलना सीखा। दैट्स नाइस। किताबें इंग्लिश में होती थी, पर इतनी तो आती थी कि किताबें तो पढ़ लिए और डॉक्टर बन गए। गरीबी मेरी एक तरफ है, अगर आपने कुछ करना है, डिटर्मिनेशन है, तो वो चीज़ रास्ते में नहीं आती, रास्ते निकल आते हैं। हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी, हमें पढ़ाने में दिन रात एक करी। फिर ये है कि जब इंटर्नशिप शुरू हुई तो 1500 रुपये फर्स्ट स्टाइपेंड था, ओके। वो 1500 रुपये ले जाके मैंने पापा को दे दिए, बोला ओह कि अब मैं आपसे नहीं लूँगा। अच्छा, वो आपका फर्स्ट। हाँ, वो मेरी 94 की बात है ये। अच्छा, तो वो 1500 रुपये महीने के जब से मिलना शुरू हुआ, तब से मैं इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद मैंने कोई पैसा पेरेंट्स से नहीं लिया। दैट्स नाइस। और सर हमने आपके बारे में सुना है आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो इतने पूरा दिन हैक्टिक स्केड्यूल के बाद आपकी थोड़ा से हमें हॉबीज के बारे में बताइए। गाना मैं गाता हूँ, पर अच्छा गाता हूँ, आई एम नॉट श्योर। मेरे सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने, मैं गा के कुछ कुछ पोस्ट हाँ करता रहता हाँ। हूँ, पर ये मेरा पैशन है, क्योंकि डॉक्टर प्रोफेशन इन पर्टिकुलर, बाकी सभी प्रोफेशन स्ट्रेस तो देते हैं स्ट्रेस आपको। देते हैं आज की बिल्कुल। डेट में अगर अच्छी लाइफ अर्न करनी है तो आपको स्ट्रेस लेना पड़ता लेना है, पड़ेगा। चाहे वो बिजनेस हो। डॉक्टर्स का तो स्ट्रेस जब तक आप काम करते हैं तभी तक नहीं होता, घर जाके भी होता है। अभी मैं आपसे हम्म। बात कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन साइलेंट पे साइड में रखा है, तो वो भी मेरे लिए एक स्ट्रेस स्ट्रेस है है। कि कोई ऐसा फ़ोन नहीं आ जाए जो मुझे बिल्कुल इमीडिएटली, तो स्ट्रेस बिल्कुल। हमेशा बनी रहती है।
तो स्ट्रेस को बीट करने के लिए हॉबीज को परस्यू हम्म, करना चाहिए, ये मेरा मैसेज भी है और मैं इसको लेता भी हूँ। हम्म, तो दो चीजें अगर आप प्रोफेशन के साथ, वो तो स्ट्रेस अनअवॉइडेबल है, उसके हम्म, साथ अगर एक फिजिकल चीज और एक स्पिरिचुअल चीज, हम्म, ठीक है, फिजिकल में गेम हो गया, जिम हो गया, एक्सरसाइज हो गया, एक ये चीज आप रखें, और एक अपनी स्पिरिट के लिए, एक बॉडी के लिए एक स्पिरिट के लिए। हम्म, तो बॉडी के लिए स्पिरिट के लिए आपका क्या है, या तो हम्म, आप स्पिरिचुअल हो जाओ, बुक्स पढ़ो, हम्म, हम्म, म्यूजिक सुनो, हम्म, गाओ, हम्म। इंस्ट्रूमेंट्स बजाओ, भजन करो, है ना, पिलग्रिमेज करो, छुट्टियां मनाओ, है ना, पीसफुल कहीं जाओ। दो लाइन हो जाए सर, आप भजन भी गाते हैं, आपने मुझे बताया था यू आर इनटू दिस ऑल्सो। तो भजन तो एक्चुअली मैं, मेरी जो शुरुआत थी ना सिंगिंग की, हाँ, वो जब मैं एमबीबीएस कर रहा था बीकानेर में, तो एक नियर बाई गुरुद्वारा था, ओके, वहां पे जो उसको एक बहुत ओल्ड पर्सन थे, वो भी नहीं है, वो उस गुरुद्वारे को चलाते थे, क्योंकि बीकानेर की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे सिख समाज छोटा था, सिख संगत कम थी, तो वहां पे कोई भी जैसे जो पुजारी होते हैं उनको भाई जी जो बोलते हैं, हम्म, ग्रंथी जो होते हैं हम्म, गुरुद्वारे के, वहां उस समय वो नहीं था कोई भी ग्रंथी। ओके, तो हम लोग ही वहाँ कीर्तन करते थे, मैं और ओह, मेरा एक दोस्त है वाओ, डॉक्टर राजेश अरोड़ा, वो अच्छा, रेडियोलॉजिस्ट हैं अभी हरियाणा में, राजस्थान की हैं वो। तो हम दोनों मिलके वहाँ की, एक हमारे दोस्त थे जो इंजीनियर बने, तो हम वहाँ तीनों मिलकर के कीर्तन करते थे, और जो भी हमारे गुरु साहब की जो भी सेवा होती है, वो सब हम वहाँ पे करते थे। गुरुद्वारा में सर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि सब लोग अपने मतलब सेवा करते हैं, जो जी 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 पूरा अरेंजमेंट सिस्टमैटिकली, कोई चप्पल जमा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, जी कोई जी जी सब्जी जी काट रहा है, एंड देन जी लंगर। जी जी क्योंकि जी। बोलते हैं ना कहीं पे भी फ्री में खाना अवेलेबल, और उसमें गरीब हाँ लोग भी खा सकते हैं। नांदेड़ में गई थी, जी वहां जी पे जी मैं गुरुद्वारे गई थी, तो आई रियली, मतलब जो हाँ वाइब्स थी ना सर, दैट वाज हाँ। अमेजिंग, वेरी पॉजिटिव एंड वो पूरा जो कंसेप्ट ही सेवा का है ना, पूरा हम्म, कंसेप्ट ही सेवा का है, गुरुद्वारे का, सिख रिलीजन का पूरा कंसेप्ट सेवा हम्म, का है, तो बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। तो वहां से वो जो गुरबानी है, कीर्तन है ना, ये पूरा क्लासिकल बेस्ड है, और बकायदा आपको शायद पता नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहब में जो शब्द लिखे हुए हैं, उसके आगे राग भी मेंशन है, ओह, तो सर दो लाइनें हो कि जाए, इसको इस राग में गाना हम है। सुनना चाहते हैं। आप मेरे से गुरबानी का शब्द सुनना बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बारे में फिर आप समझाइएगा भी। है। देखो, सिख रिलीजन जो है ना, वो इस पे है कि सभी धर्म एक जैसे हैं, हम्म, समानता, सेवा, आपने देखा होगा सबको एक साथ बिठा के लंगर कराते बहुत सभी। अच्छा लगता है सर, मैं जाती हूँ वैशाली नगर में जो हाँ गुरुद्वारा है, मैं कोशिश करती हूँ मतलब हर 6 मंथ या 1 ईयर में हाँ 1-2 बार जा पाती हूँ, ज्यादा नहीं, बट हाँ मैं गई हूँ काफी बार। हाँ। तो उस पे गुरु नानक जी के वर्ड हैं जो मैं आपको गा के सुनाता हूँ ना। कोई बोले राम राम, राम राम राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए अलाए, कारण करन करीम, कृपा तार रहीम रहीम, कारण करन करीम। वाओ सर, इसका मजा आ गया। मतलब ये है कि कोई राम बोल रहा है, कोई गुसाई कृष्ण भगवान को पूज हम्म, रहा है, कोई अल्लाह हम्म, बोल रहा है, कोई हम्म, खुदा बोल रहा है, कोई वाहिगुरु हम्म, बोल रहा है, लेकिन करने वाला जो है वो एक ही है, एक ही है। वो ही कृपा करता है, वो ही रहमत करता है, हम्म, वो ही आपको देखता है, इसका मतलब ये है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गाया सर आपने, आपकी आवाज बहुत ही, बोलते थैंक ना यू। एक मजा आ गया सुन के, समझ में थैंक यू। आपने समझाया, बट आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर, वेरी नाइस। थैंक और वो बोलते हैं ना यू। स्पिरिचुअलिटी के, जब भजन गाते हो तो भगवान पीछे से जो शक्ति देता है अपन को, हाँ आप जी, एक डॉक्टर होते हुए इतना टाइम बिल्कुल निकाल बिल्कुल। लेते हैं कि आप बता रहे हैं पढ़ते समय गुरुद्वारे जाके और वो संभाला, हाँ तो इट्स अ बिग थिंग। हाँ। एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं बताऊं, जो मैं बहुत हम्म, डीपली मानता हूँ, कि म्यूजिक किसी भी तरह का, वो आपको ईश्वर से जोड़ता है, अच्छा, इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। अदरवाइज देखिए, गुरुद्वारे में तो कीर्तन प्रॉपर क्लासिकल वे में हम्म, होता है,
पर मंदिर की घंटी तो सदियों पुरानी है ना, सदियों पुरानी है, बिल्कुल। है ना। और मंदिर की घंटी और ताली पे जब हम जय सिया राम जय सीताराम बोलते तो क्या वाइब्स अलग आती ही हैं। गूजबम्स आ जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसे हम पढ़ेंगे खाली तो नहीं जुड़ पाएंगे, अगर उसको हम्म म्यूजिक के साथ करते हैं, हम्म घंटी के साथ करते हैं, ताली के साथ करते हैं, अगर घुंघरू के साथ भी करते हैं तो वो अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट होती है। मंदिर मस्जिद में अजान होती है, वो भी क्लासिकल राग ही तो लगती है सुनने में। ऐसे ही भजन होते हैं, तो म्यूजिक किसी भी रूप में हो वो आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन देता है, आपको ईश्वर से जोड़ता है। दैट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सर। आपने पूरी मेडिकल जर्नी में अपने 40 सालों में सबसे ज्यादा क्या सेक्रीफाइस किया? आपकी स्लीप, खुद को, या फिर फैमिली को? स्लीप, खुद को तो सेक्रीफाइस नहीं किया। खुद ओके। को इन द सेंस कि मतलब हेल्थ वाइज या कोशिश करी हमेशा कि ध्यान रखूं। आप फिट हैं सर अभी, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि पूरा जी टाइम जी सिटिंग, सर्जरीज और जी अपने जी को जी फिट रखना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। हाँ, पर फिर भी उतना जितना कर सकते हैं आप खुद खुद के लिए उतना मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कहानी नहीं है, सिर्फ सब बिजी डॉक्टर्स की है, कि सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस लाइफ होती है, फैमिली लाइफ। फैमिली सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है। आप अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, पेरेंट्स को उतना टाइम नहीं दे पाते हो जो आपको क्वालिटी टाइम देना चाहिए। तो इसमें तो यंग डॉक्टर्स को भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा टाइम जो है वो अपने लिए निकालें। कैरियर सबसे इम्पोर्टेंट है, कैरियर के लिए पूरे डेडिकेटेड रहे। क्या चूज करेंगे आप, करियर या फिर फैमिली? ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हाँ, मैच होता है? हाँ, डॉक्टर्स कैरियर के और लिए फैमिली दोनों इम्पोर्टेंट है। देखिए दोनों बिना important फैमिली के आप कैरियर का भी क्या करेंगे, है। बिल्कुल। और सिर्फ कैरियर होगा फैमिली नहीं होगी पैसे का तो भी क्या भी करेंगे? तो भी आपका कुछ मतलब नहीं है ना। बिल्कुल। तो आपको दोनों तरफ बैलेंस तो बना के चलना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की लाइफ में बैलेंस शिफ्ट टिल्स टूवर्ड्स द कैरियर, ये होता है जो नहीं होना चाहिए। तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स होते हैं तो फिर भी इसको समझते हैं और उसी हिसाब से होते हैं। और डॉक्टर्स के बच्चे तो सर्वेंट्स के पास ज्यादा पलते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स जो खुशकिस्मत हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास पल जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी उसी एज में होते हैं जो डॉक्टर्स की सबसे स्ट्रगलिंग एज होती है। रेजिडेंसी, वहां पे नाइट ड्यूटी चल रही है, उसी दौरान शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो बड़ा मिक्सअप हो जाता है। चैलेंजिंग अगर हो आप जाता है। पूरा, ये इतनी लॉन्ग जर्नी है ना, अगर आपको सुपर स्पेशलिटी करनी है, जैसे मेरे को अपनी डिग्रियां कंप्लीट करने में 14-15 साल लग गए, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू हुई है। तो आप 40 में से आप मान लीजिए कि 15 साल तो स्टडी में ही निकल गए। तो उसी दौरान फिर बच्चे भी, हालांकि बच्चे लेट होते हैं आजकल, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा फैमिली होती है। तो मेरा मानना है अगर मैं रिवर्स करूं अपनी लाइफ को तो मैं यही चाहूंगा कि मैं थोड़ा फैमिली को ज्यादा ज्यादा टाइम दे टाइम दूं। पाते। हालांकि मेरी 2 डॉटर्स हैं जो अभी दोनों यूएस पढ़ रही हैं, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मैं वहां पे, मुझे नहीं लगता मैंने लॉस किया ज्यादा। वाइफ आपके लिए अभी भी मतलब आपको कहती होंगी कि वो जो टाइम होता है, क्वालिटी टाइम, वो मिस कर हाँ, दिया वो कहीं उन्होंने। ना कहीं मिस करते हैं। हालांकि हम जहाँ भी होता है सोशल लाइफ में इकट्ठे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ मिस तो होता है। और सेक्रीफाइस, जैसे 2 लोग हैं तो दोनों में से एक को थोड़ा ज्यादा सेक्रीफाइस करना करना पड़ पड़ता जाता है। है, बिल्कुल। क्योंकि सर कहते हैं ना, जब 30s की एज में अगर आपकी शादी भी हो रही है, फिर बेबी भी हो रहा है, फिर आपके पेरेंट्स भी, आपका टाइम ऑफ कोर्स, क्योंकि सबको आपको मैनेज करना पड़ता है, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है लाइफ में, क्योंकि एक तरफ आपका करियर है और एक तरफ आपकी फैमिली, और दोनों ही चीजें आपने सही बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। तो वर्क लाइफ बैलेंस, और डॉक्टर्स के लिए क्योंकि आधी रात को भी पेशेंट देखना होता है, सुबह भी होता है, आप लोगों का टाइम जो है वो मैनेजमेंट भी बहुत, हाँ, उसके लिए डिफिकल्ट इसीलिए होता जो है। डॉक्टर प्रोफेशन में अब ये है कि टीम वर्क, टीम वर्क, आप अपनी टीम बनाइए। टीम बनाइए। जैसे मैंने इतने सालों में यही किया है कि मैंने अपनी टीम बनाई, जो मेरे साथ जूनियर लोग जुड़े, ओके। उनको मैंने सिखाया और उनको मेरे पैरेलल काम करने लायक बना दिया कि जो मैं कर सकता हूँ वो भी वो कर पाए, बहुत अच्छी है ना। चीज है सर ये। तो वो उससे मेरा भी काम बढ़ा, उनका भी काम बढ़ा, और हम लोग एज ए टीम काम करते हैं तो पेशेंट को भी ज्यादा फायदा होता है, उसको हमेशा सपोर्ट मिलती है। क्योंकि एक जना तो
अब मैं चाहूँ कि मैं 24 आवर अवेलेबल हो जाऊं तो ये तो इट वोंट बी ह्यूमनली, पॉसिबल, बिल्कुल सही, इट इज बिल्कुल ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. नॉट आई हैव पॉसिबल, टू स्लीप, ऑफ कोर्स। अदरवाइज आई विल आइदर गो मैड और सिक. हाँ सही बात है, बिल्कुल। तो टीम बनाएं, टीम बना करके टीम का कोई मेंबर किसी वीकेंड को छुट्टी ले सकता है ना. तो टीम वर्क सबसे अच्छा है किसी भी प्रोफेशन में आप ले ली तो. सर ऐसी कोई स्टोरी बताइए जो पेशेंट इम्पॉसिबल था उसका, मतलब बोलते ना, और आपने वो चीज पॉसिबल कर दी। हम्म, वो तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना तो खैर ईश्वर का काम है, लेकिन हाँ थोड़ा डिफिकल्ट को आसान करना, वो बिल्कुल। बिल्कुल. ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. एक मुझे याद है कि जो लेडी थी, ओल्ड थी वो, तो वो वैसे ही सब जगह से ये बोला गया कि अब तो इनको सेवा ही करनी पड़ेगी, अब कुछ बचा नहीं है. ओके। तो मैं तब दिल्ली से जयपुर शिफ्ट हुआ ही था, तो उनको लगा कि ये नया डॉक्टर दिल्ली से आया, इसको दिखा लेते हैं. तो मेरे पास लेने आए, मैंने कहा एडमिट करा दीजिए, ट्राई कर लेते हैं. और ये बात है 2007 की, और उनकी डेथ हुई 2017 या 18 में. 10 साल वो जिंदा रही उन्होंने, मतलब उनकी ख्वाहिशें जो पूरी करी. ऐसे ही एक मेरे पेशेंट थे जो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रहे. उनको हार्ट अटैक तब आया था 69 में. मेरा बर्थ है 71 का, मतलब मैं उनका डॉक्टर बना, मेरे पैदा होने से पहले उनको हार्ट अटैक आ गया था. मैं उनका डॉक्टर बना 2007 में. अच्छा. तो आप देखिए कि अगर अच्छी केयर मिले, अच्छा ध्यान रखे पेशेंट खुद, और जो टेक्नोलॉजी उनको, जैसे मैंने वो जो हार्ट फेलियर के लिए डिवाइसेस लगती हैं CRT वगैरह वो लगाई, तो वो रही, और पेशेंट की विल पावर हो. जैसे वो जब भी आते थे तो बोलते थे कि अब एक पोते की शादी रहेगी, वह भी देखना चाहूं, गजब. उसके बाद में जो भी हो जाए. अरे वाह. और वो आगे से आगे एक FD रखते थे. तो ये लोगों की ब्लेसिंग से जो आपको हमेशा आप हंसते रहते हैं, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतने स्ट्रेस में रहने के बाद जो आप स्माइल करते रहते हो, एक पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, वही आपको आज मैंने एक बार फेसबुक पे लिखा था कि मैं दिन भर दुआएं इकट्ठी करता हूँ, अरे वाह, उसकी पोटली बांधता हूँ और उसको तकिए के नीचे रख के सोता हूँ. दैट्स ब्यूटीफुल. आप पेस मेकर एक्सपर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, तो राजस्थान में आपने कुछ पहली बार ऐसा कुछ किया है, वो मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, तो आप हमें उसके बारे में डिटेल में बताइए. पेस मेकर लगाते थे, वो यहाँ लगता था क्लेविकल कॉलर बोन के नीचे. उसकी वायर्स को हार्ट में डालना पड़ता, वो हार्ट के अंदर छोटी मोटी सर्जरी करके हम हार्ट में डालते थे वायर्स को. अब जो पेसमेकर है वो वायरलेस है, लीडलेस पेसमेकर बोलते हैं उसको. दैट्स नाइस. तो वो हम थाई की वेन से ले जाकर के उसको हार्ट के अंदर, बिल्कुल एक बिकोसूल का कैप्सूल देखा आपने? हाँ जी. उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, वो एक सेल होता है, AAA से भी छोटा सेल, जिसको हम हार्ट के सीधा अंदर ले जाके इम्प्लांट करते हैं. तो वो फर्स्ट आप एक्सपर्ट हैं जिसने किया राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में तो किया ही, इंडिया में पहले 2-3 डॉक्टर्स में से मैं हूँ. और प्राउडली अभी आपको, मतलब मुझे लगता है कि हमें जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी ये जानना चाहिए कि अब जयपुर के लोग इलाज कराने जाते थे बॉम्बे, अहमदाबाद, है ना, ये तो बहुत अब उनको जाने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ के डॉक्टर्स जा रहे हैं बाहर इलाज करने. फॉर एग्जाम्पल, मैंने मुंबई के लगभग सभी बड़े हॉस्पिटल, चाहे लीलावती हो, ब्रीच कैंडी हो, HN रिलायंस हो, सब जगह मैंने जाकर के लीडलेस पेसमेकर लगाता हूँ. वाह सर, ये तो बहुत ही प्राउड की बात है जयपुर के लिए कि जयपुर के डॉक्टर्स बाहर, मतलब मुंबई के. और मेरे अलावा भी डॉक्टर्स हैं जो नई टेक्नोलॉजी जिन्होंने अडॉप्ट करी है, और वो इसको प्रॉक्टरशिप कहते हैं कि आप जाकर के दूसरे डॉक्टर को सिखा रहे हो. तो हम लोग जाके 3-4 प्रोसीजर करवाते हैं, फिर वो इंडिपेंडेंटली करने लग जाते हैं. बहुत ही अच्छा लगा सर सुन के, मजा आ गया. थैंक यू. अभी आप हर दिन या हर दूसरे दिन सुन रहे हैं सर कि साइलेंट हार्ट अटैक बहुत ही बड़ा इशू हो चुका है, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में. इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली जो साइलेंट हार्ट अटैक तो एक मिसनोमर है ना. साइलेंट हार्ट अटैक वो होता है जिसका पता ही ना लगे. अगर जिसमें डेथ हो जाए तो बहुत लाउड हार्ट अटैक हो गया ना. बिल्कुल. साइलेंट हार्ट अटैक वो होता है जैसे मैं कोई फॉर एग्जांपल मेरी हर्निया सर्जरी होनी है, मेरी गाल ब्लैडर सर्जरी होनी है, और मैं गया कहीं दिखाने के लिए, जांचें हुई तो पता लगा कि आपको तो पहले हार्ट अटैक आया हुआ है.
उसको बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक, पता ही जिसमें नहीं पता ही चला, नहीं लगता। बिल्कुल। पेशेंट अपना काम करता रहता है, इंसान अपना रूटीन चलता रहता है, वन फाइन डे जांचों में आता है कि हार्ट अटैक आया हुआ है आपको। सीरियसली? ऐसा होता है डायबिटीज वाले लोगों में, ओके। या ओल्ड एज में साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। जनरली हार्ट अटैक के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ना, सडनली लोग कोलैप्स हो रहे हैं, कोई डांस करते हुए, कोई भाषण देते हुए, कोई जिम करते हुए कोलैप्स हो रहे हैं, ये कार्डिक अरेस्ट है। ओके। इसको बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। ओके। जब हार्ट बंद हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। अब ये कार्डिक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, और हार्ट की रिदम अपसेट हो जाए, बहुत ज्यादा तेज धड़कने लगे या एकदम धड़कना बंद कर दे, तो उससे भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर कार्डियक अरेस्ट मेजर हार्ट अटैक की वजह से ही आते हैं, जहां पे आर्टरी के अंदर थक्का जम जाता है सडनली, और वो हार्ट का एक पोर्शन काम करना बंद कर देता है, बीपी चला जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। बट कार्डियक अरेस्ट बिना हार्ट अटैक के भी आ सकता है, जिसमें कि रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे आपने अगर इन दिनों देखा हो तो एयरपोर्ट्स पे एक वो पड़े रहते हैं शॉक लगाने की मशीन है, AED लिखा रहता है। हाँ जी। तो वो कार्डियक अरेस्ट के लिए होती है। अगर कोई कोलैप्स हो गया है ओके। और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उस पे मेथड लिखा रहता है, आप वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा दीजिए, वो पेशेंट बच सकता है। अच्छा। उसको थोड़ा CPR दीजिए, चेस्ट पुश काफी कीजिए। वीडियोस वायरल हो रही थी कि किसी ने पेशेंट को एयरपोर्ट वगैरह पे बचा लिया। हाँ, बचा लिया। तो वो AEDs आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे लग रहे हैं, वो कार्डियक अरेस्ट के लिए होते हैं। तो ये जो सडन डेथ्स है, ये कार्डियक अरेस्ट है बेसिकली। थैंक यू सो मच सर, आज बहुत मजा आया आपसे चिट चैट करके। मुझे भी एंड बहुत फिर अच्छा मुलाकात लगा। करते हैं हम Sure, लोग। थैंक यू। sure.